Introduction to mycoplasma. In, mycoplasma are the smallest ball-less free-living prokaryotes belonging to class Molecules. तो माइकोप्लाज्मा सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है। इसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है। यह फ्री लिविंग प्रोकैरियोट्स है और यह क्लास मोलिक्यूटीज को बिलोंग करता है। They were first discovered by Pasteur in 1843. तो सर्वप्रथम 1843 में पाश्चर ने इसे डिस्कवर किया। When he was studying the causal organism of pleuropneumonia in cattle. तो जब वह कैटल में प्लूरोनिमोनिया ऑर्गेनिज्म की जब स्टडी कर रहा था, तो उस समय ही सबसे पहले इसने इसको डिस्कवर किया। He named it as pleuropneumonia like organism. तो उसने इस बेस पर इस ऑर्गेनिज्म का नाम प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म रखा, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती PPLO, बट फेल टू आइसोलेट देम इन प्योर कल्चर। किंतु वह इसे प्योर कल्चर में आइसोलेट करने में असफल रहा। They were first isolated by two French bacteriologists, E. Nocard and E. R. Rox in 1898 from pleural fluid of cattle affected with pleuropneumonia. तो सर्वप्रथम कैटल्स में जो प्लूरोनिमोनिया से अफेक्टेड थे, उनमें दो बैक्टीरियोलॉजिस्ट साइंटिस्ट थे जो फ्रेंच के थे। इनका नाम है ई नोकार्ड और ई आर रॉक्स। यही सर्वप्रथम इस ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट करने में सफल रहे। एंड दीज ऑर्गेनिज्म वर नेम्ड एज माइकोप्लाज्मा इन 1929 बाय नोवर। तो फिर नोवर ने लास्ट में इसको 1929 में इसका जो नाम दिया उसे माइकोप्लाज्मा कहा। तो इससे पहले तक तो इसको क्या कहा जाता था? प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो आइसोलेशन के बाद ही इसका नाम दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट, classification of mycoplasma. Mycoplasma, they require cholesterol for their growth. They parasite on animals, including may be causing damage to the mucous membranes and different joints of the body. तो माइकोप्लाज्मा वे ऑर्गेनिज्म थे जिन्हें अपनी ग्रोथ के लिए कोलेस्ट्रॉल की जरूरत पड़ती थी। ये एनिमल्स में के ऊपर पैरासाइट होते थे। ये एनिमल्स में डैमेज करते थे उसकी जो उसकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है और बॉडी के कुछ डिफरेंट जॉइंट्स है, तो इस पर ये इफेक्ट करते थे। एक कोलेप्लाज्मा, दे डू नॉट रिक्वायर कोलेस्ट्रॉल फॉर देयर ग्रोथ। तो इस ग्रुप में वे माइकोप्लाज्मा आए जिनको की ग्रोथ के लिए कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता नहीं थी। दे आर अवेलेबल इन सीवेज वाटर। तो जो सीवेज वाटर होता है उस वाटर में ये मेनली पाए जाते हैं। एंड सॉइल एज सैप्रोफाइट्स एंड इन वर्टिब्रेट्स एंड आल्सो इन प्लांट्स एज पैरासाइट। तो ये सीवेज वाटर में पाए जाते हैं, सोइल में सैप्रोफाइट्स की तरह पाए जाते थे और साथ में ये कुछ वर्टिब्रेट्स में भी पाए जाते थे और प्लांट्स पर भी ये पैरासाइट होते हैं। तो ये इनके डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में इनको क्लासिफाई किया। नेक्स्ट था थर्मोप्लाज्मा। तो दे ऑल्सो डू नॉट रिक्वायर कोलेस्ट्रॉल फॉर देयर ग्रोथ। तो इनको भी अपनी ग्रोथ के लिए कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता नहीं थी। दे आर एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म शोविंग गुड ग्रोथ इन एसिडिक पीएच बिटवीन 0.96 to 3 with an optimum temperature of 59 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म एरोबिक थे, यानी एयर की प्रेजेंस में ही ये रेस्पिरेशन करते थे और इनकी जो ग्रोथ थी एसिडिक मीडियम पर अच्छी होती थी, बेटर होती थी। तो एसिडिक मीडियम जो पीएच था वो 0.96 से 3 के बीच में था। तो इस पीएच पर ये बेटर ग्रोथ शो करते थे और इनकी ग्रोथ के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर था वो 59 डिग्री सेंटीग्रेड था। Important characteristics of mycoplasma. They are unicellular, smallest, non-motile and prokaryotic organisms
फॉर्मिंग फ्राइड एग शेप्ड कॉलोनीज। तो देखिए ये यूनिसेलुलर होते थे, एक कोशिकीय हैं और स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म थे। इनमें फ्लैजिला नहीं पाया जाता था, इसलिए ये नॉन मोटाइल होते थे और ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। अगर इनका शेप देखें हम, तो जैसे फ्राइड एग होता है, बिल्कुल उसकी तरह इसका शेप था। यानी ये ऐसी कॉलोनी बनाते थे फ्राइड एग जैसी। दे आर प्लियोमॉर्फिक, एबल टू चेंज देयर शेप डिपेंडिंग अपॉन कल्चर मीडिया। तो देखिए कल्चर मीडिया पे डिपेंड करता था और ये अपना शेप जो है ना चेंज कर लेते थे। उसका कारण क्या था, इनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती थी, तो इनका कोई डेफिनेट शेप होता ही नहीं था। तो ये अपना जब शेप चेंज कर सकते हैं तो ये डिफरेंट डिफरेंट शेप के पाए जाते थे। तो इसलिए इनको कहते हैं कि ये प्लूरोमॉर्फिक होते हैं। प्लियोमॉर्फिक मतलब बहुआकृतिक। दे मे बी रोड लाइक, रिंग लाइक, ग्लोबोइड और फिलामेंटस। तो देखिए ये डिफरेंट डिफरेंट शेप के होते थे, जैसे ये रोड छड़ के आकार के, रिंग की आकृति के, फिलामेंटस होते थे, तंतुनुमा होते थे। द फिलामेंट आर ऑफ यूनिफॉर्म डायमीटर। तो फिलामेंट जो था उसका डायमीटर 100 से 300 नैनोमीटर के बीच में होता था और इसकी लेंथ भी काफी वेरी करती थी, मतलब लेंथ में भी काफी वेरिएशन था। जो उसकी लेंथ थी 3 नैनोमीटर से 150 नैनोमीटर के बीच में थी। तो डिफरेंट डिफरेंट लेंथ वाले ये माइकोप्लाज्मा हुआ करते हैं। सम माइकोप्लाज्मा प्रीडोमिनेटली अज्यूम स्फेरिकल शेप। तो कुछ ऐसे भी माइकोप्लाज्मा है जो स्फेरिकल शेप भी लेते थे। दे आर अल्ट्रा फिल्ट्रेबल। तो इनको अल्ट्रा फिल्टर पेपर से भी इनको इजीली फिल्टर किया जा सकता है। दे कैन पास थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स। तो जिन फिल्टर से बैक्टीरिया आसानी से पास आउट हो जाते हैं, फिल्टर हो जाते हैं, उससे भी ये आसानी से फिल्टर हो जाते थे। तो दे डू नॉट पजेस रिजिड सेल वॉल। जैसा हमें पता है कि इसमें सेल वॉल नहीं होती है, रिजिड सेल वॉल एब्सेंट होती है। The cells are delimited by soft triple layered lipoproteinaceous membrane. It is unit membrane about 10 nanometer thick. तो इनमें सेल वॉल एब्सेंट होती थी, बस सेल मेम्ब्रेन पाई जाती थी। सेल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती थी। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी लेयर होती है, ट्रिपल लेयर होती है, आपको पता है वो प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है, तो इसलिए लिपोप्रोटीनेशियस मेम्ब्रेन है। और इसकी जो थिकनेस थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वो 10 नैनोमीटर थी। Within the cytoplasm, ribosomes are found scattered in the peripheral zone. तो देखिए सेल के अंदर जो लिक्विड सब्सटेंस होता है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं और साइटोप्लाज्म में राइबोसोम पाया जाता था। तो राइबोसोम लेकिन साइटोप्लाज्म के पेरिफेरी की तरफ क्या रहता था, स्कैटर्ड रहते थे, बिखरे हुए रहते थे। दीज आर 40 नैनोमीटर इन डायमीटर, जिनका डायमीटर कितना था, लगभग 40 नैनोमीटर था। एंड रिजेंबल विद बैक्टीरिया इन सेडिमेंटेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ द न्यूक्लियोप्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। तो ये बैक्टीरिया के जो न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लियोप्रोटीन है, उससे सेडिमेंटेशन से काफी रिजेंबल करते थे। द राइबोसोम्स आर 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता था। विद इन द साइटोप्लाज्म फाइन फाइब्रिल डीएनए इज प्रेजेंट। तो डीएनए पाया जाता था साइटोप्लाज्म में और वो कैसा था, फाइब्रिल हुआ करता था और डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स की तरह होता था। जैसे हमने वॉटसन और क्रिक का पढ़ा है डबल स्टैंडर्ड, सेम वैसा ही हुआ करता है। माइक्रोप्लाज्मा जनरली ग्रो मोर स्लोली देन बैक्टीरिया। तो माइक्रोप्लाज्मा जो है बैक्टीरिया से भी स्लो ग्रो करते हैं, ये बहुत उससे कंपेयर में काफी स्लो ग्रो करते हैं। दे रिक्वायर स्टीरोल्स फॉर देयर न्यूट्रिशन। तो इनको अपने न्यूट्रिशन के लिए किसकी जरूरत होती है, स्टीरोल्स की आवश्यकता होती है। दे आर यूजुअली रेसिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स। ये कुछ रेसिस्टेंस, ये एंटीबायोटिक्स है जैसे पेनिसिलिन है, सिफेलोरिडीन, वैनकोमाइसिन। तो ये एंटीबायोटिक्स है जिनके प्रति ये रेसिस्टेंट होते थे। दे आर सेंसिटिव टू टेट्रासाइक्लिन, बट टेट्रासाइक्लिन के प्रति ये काफी सेंसिटिव होते हैं, संवेदी होते हैं ये। दे आर ऑल्सो किल्ड बाय टेम्परेचर ऑफ 40 to 55 डिग्री सेंटीग्रेड इन 15 मिनट्स। तो लगभग 15 मिनट्स में यदि 40 से 55 डिग्री टेम्परेचर इनको प्रोवाइड किया जाए तो इन्हें आसानी से आप किल कर सकते हैं, इसलिए मार सकते हैं। दे डू नॉट प्रोड्यूस स्पोर्स। तो इनमें स्पोर्स का प्रोडक्शन नहीं होता है, इनमें स्पोर्स नहीं पाए जाते हैं। लाइक अदर प्रोकैरियोट्स दे यूजुअली डिवाइड बाय बाइनरी फिजन। तो जैसे आपने और प्रोकैरियोट्स पढ़े हैं उनमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बाइनरी फिजन के द्वारा होता है, सेम ये भी बाइनरी फिजन के द्वारा ही डिवाइड होते हैं।
Cell structure of mycoplasma. In mycoplasma, their cells are small, varying from 300 to 800 नैनोमीटर in diameter. तो देखिए माइक्रोप्लाज्मा की जो सेल होती है काफी छोटी होती है, स्मॉल होती है, बताया था हमने. तो इनका साइज जो है लगभग 300 से 800 नैनोमीटर के बीच में होता है. रिजिड सेल वॉल इज एब्सेंट. Cells are surrounded by a triple layered lipoproteinaceous unit membrane. It is about 10 nanometer thick. इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि ये इसमें सेल वॉल एब्सेंट है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है जो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है और इसकी थिकनेस 10 नैनोमीटर होती है जो कि साइटोप्लाज्म को चारों तरफ से कवर्ड किए रहती है. साइटोप्लाज्म में क्या पाया जाता है? विद इन द साइटोप्लाज्म आरएनए एंड डीएनए प्रेजेंट होता है. राइबोसोम जो है 14 नैनोमीटर डायमीटर होता है. 70 एस का होता है, यहाँ 72 दिया हुआ है. डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है. इट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम बैक्टीरियल डीएनए. तो उसको बैक्टीरियल डीएनए से हम आसानी से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बाय इट्स लो ग्वानिन एंड साइटोसिन कंटेंट. तो या इसमें क्या होता है, जो ग्वानिसिन और साइटोसिन जो होते हैं उसका थोड़ा सा जो कंटेंट है वो कम होता है. अगर बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा को कंपेयर करें तो उसमें लो होता है. शेल शेप ऑफ माइकोप्लाज्मा. तो देखिए अभी हमने पढ़ा था इससे पहले कि इसका शेप जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है क्योंकि यहाँ पर सेल वॉल एब्सेंट होती है. तो देखिए ये एंटायर कॉलोनी है. ये देखिए फिलामेंटस है, कहीं पर ये देखिए स्फेरिकल है, ओवोइड है, कॉलोनी बना रही है. तो डिफरेंट डिफरेंट शेप में ये पाए जाते हैं. तो माइकोप्लाज्मा वेरी इन शेप. These may be entire, spherical, polymorphic, or irregular filamentous in form. The filament may be branched or unbranched. तो देखिए ये पॉलीमॉर्फिक होते हैं, बहुआकृतिक होते हैं. ये इरेगुलर फिलामेंट भी बना सकते हैं, देखिए ऐसा. और फिलामेंट ब्रांच भी हो सकता है और अनब्रांच भी हो सकता है. तो फिलामेंट शाखित और अशाखित दोनों प्रकार का होता है. माइकोप्लाज्मा देखिए पैरासिटिक होता है, यानी ये डिजीज कॉज करता है. तो सम ऑफ दीज आर प्लांट डिजीजेस, जो कि प्लांट में डिजीज कॉज करता है. लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, बंची टॉप ऑफ पपाया, बिग बड ऑफ टमेटो, विचेस ब्रूम ऑफ लेग्यूम्स, येलो ड्वार्फ ऑफ टबेको, स्ट्राइप डिजीज ऑफ शुगर केन, क्लोवर ड्वार्फ, कॉटन वायरसेस. तो ये डिफरेंट डिफरेंट डिजीजेज हैं जो प्लांट में होती है और ये माइकोप्लाज्मा के द्वारा होती है. ह्यूमन डिजीजेस. प्राइमरी एटिपिकल निमोनिया बाय माइकोप्लाज्मा निमोनी. तो देखिए जो ये निमोनिया जो होता है ह्यूमंस में वो माइकोप्लाज्मा निमोनी के थ्रू होती है. माइकोप्लाज्मा होमिनीज, ये देखिए इसकी नेक्स्ट स्पीसीज है माइकोप्लाज्मा होमिनीज. ये प्लूरोनिमोनिया डिजीज कॉज करता है. साथ में क्या करता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ जेनाइटल्स. तो जेनाइटल्स में ये कुछ इन्फ्लेमेशंस करता है. ये माइकोप्लाज्मा फर्मेंटेंस, नेक्स्ट स्पीसीज है फर्मेंटेंस. ये मेन में इनफर्टिलिटी करता है. तो ये डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज है माइकोप्लाज्मा की जो ह्यूमंस में डिजीज कॉज करती थी. अब एनिमल डिजीजेस. माइकोप्लाज्मा अगेलैक्टिया कॉज अगेलैक्टिया ऑफ गोट एंड शीप. तो देखिए गोट एंड शीप में डिजीज कॉज करता है. माइकोप्लाज्मा माइकोइडिस, ये प्लूरोनिमोनिया डिजीज कॉज करता है कैटल में. माइकोप्लाज्मा बोवी जेनिटेलियम, ये इन्फ्लेमेशन करता है जेनाइटल्स में. तो अलग अलग एनिमल्स में उसके जेनाइटल्स में जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वहां पर इन्फ्लेमेशन करता है ये. तो माइकोप्लाज्मा के द्वारा प्लांट में एक कॉमन डिजीज है लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल. ये आपके सिलेबस में है. सिम्टम्स ऑफ लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल. तो देखिए लिटिल लीफ ऑफ डिजीज जो है ये माइकोप्लाज्मा के द्वारा होती है. तो इसमें बेसिकली जो सिम्टम्स देखे जाते हैं, तो फर्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ वेरी शॉर्ट लीव्स. तो लीव्स का साइज देखिए काफी रिड्यूस हो जाता है. लीव्स जो बनती काफी छोटे साइज की बनती हैं. द पेटियोल्स आर सो मच रिड्यूस इन द साइज. तो लीव्स के बेस पर जो पेटियोल होता है उसका साइज भी रिड्यूस हो जाता है, उसका साइज भी छोटा हो जाता है. लीव्स अपीयर स्टिकिंग टू द स्टेम. तो लीव्स जो है ना स्टेम से काफी स्टिक चिपकी हुई दिखाई देगी आपको क्योंकि उसका पेटियोल ही शॉर्ट हो गया है, उसका साइज में रिडक्शन हो गया है. तो ये स्टेम से काफी नियरेस्ट दिखाई देती है. लीव्स आर नैरो, सॉफ्ट, स्मूथ एंड येलोइश इन कलर.
तो लीव्स काफी नैरो होती है, सॉफ्ट हो जाती है, स्मूथ हो जाती है और इनका कलर येलो हो जाता है। इंटरनोड्स आर शॉर्टेंड, तो इंटरनोड जो होते हैं वो भी शॉर्ट हो जाते हैं। अनेबल टू फॉर्म फ्लावर्स, फ्रूटिंग इज वेरी रेयर। तो जब लीफ का साइज रिड्यूस हो जाता है तो देखिए वहाँ फोटोसिंथेसिस की रेट पर भी इफेक्ट पड़ेगा, वहाँ पे फ्लावर्स भी प्रॉपर नहीं बनेंगे, और जब फ्लावर्स प्रॉपर नहीं बनेंगे तो वहाँ पर फ्रूटिंग भी रेयरली होती है। तो जब फ्लावर्स का नंबर ही कम बनेगा तो फ्रूट्स भी रेयरली बनते हैं। कॉजल ऑर्गेनिज्म, तो माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म ट्रांसमिटेड बाय द इंसेक्ट वेक्टर हिसिमोनास फाइसिटीज। Phytoplasma are obligate bacterial parasites found in plant phloem tissue. तो लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल का जो मेन कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म होता है। इसका जो ट्रांसमिशन होता है, यानी इसका जो क्या बोलते हैं, संचरण जो होता है, मेनली एक इंसेक्ट वेक्टर है हिसिमोनास फाइसिटीज, इसके द्वारा होता है। और ये एक तरह का ऑब्लिगेट बैक्टीरियल पैरासाइट है और मेनली प्लांट में ये फ्लोएम टिश्यू के अंदर पाया जाता है। इस डिजीज को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो कंट्रोल के कुछ मेजर्स हैं। नंबर 1, इरिडिकेट द वीड होस्ट। तो जो भी ही वीड होते हैं यानी खरपतवार होते हैं उनको नष्ट कर देना चाहिए। रिमूव द डिजीज्ड ब्रिंजल प्लांट्स। तो ब्रिंजल की जो प्लांट है जो इन्फेक्टेड है, जिन पर डिजीज हो चुकी है, तो ऐसे प्लांट्स को रिमूव कर देना चाहिए। हमें फील्ड में अगर आप देखते हैं तो फील्ड में हमें इन्फेक्टेड प्लांट्स दिखाई देते हैं, इजीली हम उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इन इन्फेक्टेड प्लांट्स को आप देखकर उनको क्या करना है, फील्ड से रिमूव कर देना चाहिए। यूज टेट्रासाइक्लिन, तो टेट्रासाइक्लिन यूज करना चाहिए। स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स, क्योंकि ये इंसेक्ट के द्वारा ये डिजीज क्या होती है, स्प्रेड होती है, इसलिए स्प्रे क्या करना चाहिए, इंसेक्टिसाइड्स का स्प्रे करना चाहिए। यूज रेसिस्टेंट वेराइटीज, तो इस डिजीज को कंट्रोल करने का बेस्ट वे है कि रेसिस्टेंट वेराइटीज यूज करनी चाहिए, जैसे BB7, BWR12, पंत, ऋतुराज। तो ये हैं कुछ रेसिस्टेंट वेराइटीज जो ग्रो की जाती हैं। तो इस तरह से हम इस डिजीज को इजीली क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये कंट्रोल के मेजर थे। तो ये आज का टॉपिक था माइकोप्लाज्मा। तो देखिए आपने माइकोप्लाज्मा में क्या पढ़ा आज। अब आपसे ही क्वेश्चन पुटअप करते हैं हम थोड़ा बहुत। तो देखिए माइकोप्लाज्मा पे शॉर्ट नोट पूछा जाता है एग्जाम में। कहने को शॉर्ट नोट है बट लिखना सब कुछ पड़ता है। तो देखिए माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, तो आज का टॉपिक था माइकोप्लाज्मा। फर्स्ट नंबर पे, हाँ भाई ये कौन है, एक मिनट, जयेश। जयेश फर्स्ट कैरेक्टर आप बताओ माइकोप्लाज्मा का। जयेश, स्तुति, धारवी, कोई भी बताओ, अल्फिया, कोई एक कैरेक्टर बताओ माइकोप्लाज्मा का। मैम ये स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है। हाँ, स्मॉलेस्ट। और ये एसिडिक पीएच में मतलब वो रहता है एक्टिव। हाँ, अभी अपन इसके सेल के बारे में लिखते हैं। देखो स्मॉलेस्ट, नेक्स्ट बताओ कोई और। यूनिसेल्युलर। यस, पहले हम क्या इसकी बेसिक स्ट्रक्चर से शुरू करते हैं ना। सेलुलर। और बताइए। फ्री लिविंग प्रोकैरियोट्स। यस, एंड प्रोकैरियोट्स कर देते हैं। वो प्रोकैरियोट्स आते हैं तो प्रोकैरियोट्स के कैरेक्टर बता दिए तो वही चीज आ गई, प्रोकैरियोट्स। हो गया फर्स्ट लाइन। नॉन फिलामेंटस। एक सेकेंड, पहले हमने थोड़ा सा इसके बारे में बता दिया। सेकेंड नंबर पे हम आते हैं। हाँ, सेकेंड नंबर पे आप बताइए, ग्रो इन एसिडिक मीडिया, ये लिख देते हैं हम, इन्होंने बताया था ग्रो इन। फिर आप वो याद कर लेना कितना पीएच वगैरह, ग्रो इन एसिडिक 0.63 एसिडिक मीडिया ना, एसिडिक मीडियम। तो एसिडिक मीडियम में ये क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। और टेम्परेचर भी लिखा हुआ था तो वो टेम्परेचर भी याद कर लेना,
तो इतने टेम्परेचर पर ये इजीली। ग्रो। हाँ, थर्ड नंबर पे 40 to बताइए। 55. हाँ, आप थर्ड नंबर, थर्ड कैरेक्टर। नॉन फिलामेंटस होते हैं। हाँ, देखिए इसके लिए एक टर्म याद रखिए, प्लियोमॉर्फिक या प्लूरोमॉर्फिक। क्या बोलते हैं? प्लियो, एक मिनट, प्लियोमॉर्फिक, इसका मतलब होता है बहुआकृतिक। हिंदी में बोलते हैं इसको बहुआकृतिक। याद है इसको प्लांट किंगडम का जोकर कहते हैं, इसीलिए तो कहते हैं प्लांट किंगडम का जोकर, क्योंकि ये अपना शेप बदल सकता है, इसका शेप डिफरेंट डिफरेंट। अब पॉलीमॉर्फिक यानी कि भाई इनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। आप लिख सकते हैं सेल वॉल एब्सेंट, तो आप लिखते हो ड्यू टू द वॉल एब्सेंस दे कैन चेंज देयर शेप इजीली। तो मतलब सेल वॉल की एब्सेंस की वजह से ये अपना शेप चेंज कर सकते हैं, सेल वॉल एब्सेंट। तो इसमें तीन चीजें आ गई कि सेल वॉल एब्सेंट होती है और ये डिफरेंट डिफरेंट शेप के पाए जाते हैं। ये स्फेरिकल हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं, ग्लोबोइड हो सकते हैं, फिलामेंटस हो सकते हैं, फिलामेंट भी कॉलोनी। ब्रांच भी हो सकता है। ठीक है, तो आप इसमें वो सारी लाइनें लिख देना। प्लियोमॉर्फिक मतलब बहुआकृति। देखिए आप सेल वॉल एब्सेंट है, बट क्या पाया जाएगा उसके चारों तरफ? सेल वॉल तो एब्सेंट है, कुछ तो पाया जाएगा ना। क्या पाया जाता है? साइटो सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं सेल उसको? मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, तो पीएम लिख देती हूँ शॉर्ट में, पीएम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आपने पढ़ा होगा ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन की ट्राइलेमिलर लेयर होती है, 10 एम थिक होती है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है, यानी सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। देखिए अब सेल है तो सेल में क्या प्रेजेंट होगा सेंटर में? फिफ्थ नंबर, सेल में जो लिक्विड होता है उसको क्या बोलते हैं हम? फ्लूइड, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म पाया जाता है सेल में। और साइटोप्लाज्म में क्या क्या चीजें होंगी? अब देखिए राइबोसोम, तो आप राइबोसोम्स। 70S टाइप का राइबोसोम, 70S राइबोसोम, सोम्स। ठीक है, और क्या पाया जाता है? डीएनए और आरएनए, डीएनए है ना, क्योंकि साइटोप्लाज्म में सारी चीजें पाई जाती है। डीएनए, कोमा लगा दूं, एंड आरएनए। देखो डीएनए और आरएनए दोनों पाया जाता है, एक नहीं पाया जाता, दोनों पाया जाता है आरएनए। ठीक है, तो डीएनए और आरएनए पाया जाता है। आरएनए का मतलब क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए मतलब डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबो। ठीक है, तो इसलिए, और राइबोसोम का क्या वर्क होता है अभी? राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस। हाँ, प्रोटीन प्रोटीन बनाता है। संश्लेषण. हाँ, तो प्रोटीन सिंथेसिस यानी प्रोटीन संश्लेषण करता है। और आप बताइए इसकी ग्रोथ के लिए क्या जरूरत होती है? स्टेरॉल स्टीरोल्स, है ना, स्टीरोल्स, स्टीरोल्स रिक्वायर फॉर ग्रोथ, है ना। न्यूट्रिशन। हाँ, एक मिनट, रिक्वायर लिख दूं पहले, रिक्वायर फॉर ग्रोथ। तो ग्रोथ के लिए क्या चाहिए होती है यहाँ पर? इसको ग्रोथ की आवश्यकता होती है। हाँ, नेक्स्ट 7 नंबर पे एक चीज पढ़ी थी ना हमने, ये सेंसिटिव होते हैं। किसके प्रति सेंसिटिव होते हैं ये? क्यों भाई, किसके प्रति सेंसिटिव थे ये? किसी को याद है? टेट्रासाइक्लिन। हाँ। नहीं। इसको तो टेट्रासाइक्लिन तो जरूरी होता है। कुछ एंटीबायोटिक के प्रति तो ये क्या थे? रेसिस्टेंट थे। जैसे आपने पढ़ा था टेट्रासाइक्लिन, वेनकोमाइसिन, वेनकोसिफिर, तो ये 3-4 नाम याद कर लेना। और रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं ये? एसेक्सुअल बाइनरी फ्यूजन। हाँ, रिप्रोड्यूस लिख देते हैं शॉर्ट में, रिप्रोड्यूस्ड बाय बाइनरी फिजन। ठीक है, शॉर्ट में लिख देती हूँ बाइनरी फिजन। हो गया, इसको आप थोड़ा डिटेल में लिख देंगे तो ये देखिए आराम से 10 पॉइंट्स बन गए। इजी टॉपिक है, माइकोप्लाज्मा पे काफी क्वेश्चंस आता है। अब डिजीज, आपके सिलेबस में कौन सी डिजीज है अभी? लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। हाँ, ये याद करनी है आपको, मेन डिजीज लिटिल लीफ
ऑफ ब्रिंजल। तो ये तो आपके सिलेबस की डिजीज है। एक मिनट, किसी का फोन आ रहा है ना। हाँ हेलो, हाँ नमस्ते, हाँ बोलिए। नहीं नहीं, एक्चुअली हिंदी में है नहीं मेरे पास। मेरे पास क्या है, मैंने पीपीटी इंग्लिश में बनाई थी। तो लेकिन असाइनमेंट में क्या दिक्कत है? असाइनमेंट तो देख के लिखना है ना, क्या प्रॉब्लम आ रही है? हाँ, असाइनमेंट लिख दो उसको देखकर, और थोड़ा सा उसको मिक्स लैंग्वेज में लिख देना आप, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ ना उसको, ऐसे मिक्स में लिख देना, ये ऐसा होता है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ऐसे बस मिक्स कर देना उसको, टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में रहने देना। एक्चुअली मेरे पास हिंदी में मटेरियल नहीं है अभी यहाँ पे। तो आप तो इंग्लिश में ही लिख दो ना, ऐसे नहीं लिखते कि हम लोग इंग्लिश में। तो असाइनमेंट ही तो बनाने हैं आपको, मटेरियल आपको प्रोवाइड कर दिया, उससे असाइनमेंट बना देना बस, देख के इंग्लिश में। हम्म। हाँ हाँ। हम्म हम्म हम्म। हाँ हाँ, एक इसमें ये भी पढ़ना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जिम्नोस्पर्म। वो नीचे मिलेगा आपको, बेनिटाइटिस वाली जो स्लाइड दी है उसमें लास्ट में बहुत सारे मटेरियल सारा पढ़ना है आपको। चाहिए। ठीक है ना, अभी मेरी क्लास चल रही है एक्चुअली, बच्चे क्लास में है ना। हाँ हाँ भाई, जैसे लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल जैसा नाम है, देखो लिटिल लीफ, लीफ कैसे हो जाएगी? शॉर्ट हो जाएगी। शॉर्ट हो जाएगी मतलब उसका शॉर्ट पिट्यूल, पिट्यूल भी शॉर्ट हो जाएगा, इंटरनोड भी शॉर्ट हो जाएगा, लीफ का साइज छोटा हो जाएगा। अब देखिए, जब लीफ का साइज ही छोटा हो जाएगा तो आप जानते हैं फोटोसिंथेसिस प्रॉपरली नहीं करेगी लीफ। नहीं। तो ऐसे प्लांट में ना तो फ्लावरिंग होगी ना तो फ्रूटिंग होगी। तो आप बस इस कैरेक्टर को पकड़ो, और इसके बेस पर हमने 4 कैरेक्टर लिख दिए। अब ये लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल किसके थ्रू होती है? माइकोप्लाज्मा के थ्रू। आप मेंबर पढ़ ही रहे हो, माइको प्लाज्मा। एक याद है हमने क्लास पढ़ी थी माइकोप्लाज्मा, कौन सी क्लास में आता है ये, कुछ पता है? माइकोप्लाज्मा किस क्लास में आता है? मोलिक्यूट्यूस करके एक नाम आया था, उसको पढ़ना। और ये माइकोप्लाज्मा कहाँ पाए जाते हैं प्लांट्स में? ज्यादातर याद है, फ्लोएम टिश्यू में। ज्यादातर कहाँ पाए जाते हैं ये? फ्लोएम टिश्यू, फ्लोएम टिश्यू इसमें पाए जाते हैं। या जब आप देखोगे ना, अगर कोई प्लांट पार्ट इन्फेक्टेड, तो उसमें उसके फ्लोएम टिश्यू में ज्यादातर ये पाए जाते हैं ये। ठीक है। अब देखिए, डिजीज को कंट्रोल करने का बेस्ट वे क्या है? सबसे बेस्ट है जो इन्फेक्शन है उसको खत्म करो। यानी इन्फेक्टेड प्लांट दिख रहे हैं तो उनको सेलेक्ट करो और दूर हटा दो उनको, यानी फील्ड से इकट्ठा करके उनको दूर ले जाओ और बर्न कर दो। नेक्स्ट, क्योंकि ये वीड्स के थ्रू ज्यादा फैलती है डिजीज, तो जो खरपतवार होते हैं ना, तो वीड्स को भी डिस्ट्रॉय कर दो। थर्ड नंबर पे क्या? अब ये इंसेक्ट के थ्रू हो रही है, ये इंसेक्ट इसको स्प्रेड कर रहा है, तो इंसेक्ट को भी क्या करना चाहिए? इंसेक्टिसाइड्स स्प्रे कर दो। फिर नेक्स्ट, रेसिस्टेंट वेराइटीज ग्रो कर दो, और टेट्रासाइक्लिन का यूज करो। तो सिंपल था ये टॉपिक। तो आज का ये टॉपिक था माइकोप्लाज्मा। तो हमने 3 टॉपिक पढ़ लिए हैं। एक तो बैक्टीरिया पढ़ लिया, साइनोफाइसी क्लास पढ़ ली, नोस्टॉक पढ़ लिया, एंड देन माइकोप्लाज्मा। अब एक लास्ट टॉपिक रह रहा है इसका, सिर्फ वायरस। तो कल वायरस पढ़ा देंगे और ये यूनिट खत्म। तो पेपर फर्स्ट है, कौन सा पेपर है ये नाम बताएगा कोई? इस पेपर का नाम क्या है बताइए भाई? डायवर्सिटी ऑफ माइक्रोब्स। इस पेपर का नाम है डायवर्सिटी ऑफ माइक्रोब्स। ठीक है, एंड कर सकते हैं, एंड क्रिप्टो गेम्स, क्रिप्टो गेम्स, कुछ भी, क्रिप्टो गेम्स। पेपर है ये, फर्स्ट पेपर। और इसका कोड है, पेपर कोड जो है, आपको क्या पेपर कोड याद होनी चाहिए हर पेपर के, क्योंकि बॉटनी है तो बॉटनी से ही बनता है, BOT 0। फर्स्ट ईयर के लिए फर्स्ट ईयर के लिए कोड होता है 1 1, सेकेंड ईयर में जब आओगे 2 1, थर्ड ईयर में आओगे 3 1। अब पेपर कौन सा है? मेरा 1 है।
कोई सेकंड पढ़ा रहा है, कोई थर्ड पढ़ा रहा है, तो इस तरह से 3 पेपर हो जाते हैं हमारे। तो आपको पता होगा बॉटनी के 3 पेपर हैं, जूलॉजी के 3 हैं, केमिस्ट्री के 3 हैं। तो ये बॉटनी का फर्स्ट पेपर है, डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब्स आएगा भाई, ये आई कहाँ से आ गया, ये करेक्ट कर लेना, ये अब होएगा ही नहीं ये, माइक्रोब्स आएगा भी, ओ आएगा यहाँ पे, ठीक है। एंड क्रिप्टोगेम्स, इसका पेपर कोड है ये BOT011 फर्स्ट। तो ये फर्स्ट पेपर है, ये इसका ये कोड है। और यूनिट कौन सी चल रही है, ये फर्स्ट। अब ये गूगल क्लासरूम आप लोगों ने अपलोड कर लिया, डाउनलोड कर लिया सबने यूनिट? यस मैम। कर लिया सबने? मैंने Yes, ma'am. दो मटेरियल शेयर भी करा, आप लोग को दिखे वो? उसमें साइनोफाइस Yes, ma'am. और बैक्टीरिया कर दिया है मैंने। आज मैंने इसका वीडियो भी बना लिया है, इसका वीडियो भी अपलोड कर दूंगी मैं। तो इनके वीडियो रिकॉर्डिंग भी डालूंगी मैं, उसमें लिंक दूंगी आपको। तो लिंक से किसी को अगर बाद में पढ़ना है तो वो बाद में भी पढ़ सकता है। तो हम लोग इसकी रिकॉर्डिंग भी करेंगे सारे लेक्चर की और आपको प्रोवाइड करेंगे। जैसे आपको कोई मिस हो गया, लेट आया कोई क्लास में, कोई समझ में नहीं आया, तो आप वो लेक्चर भी देख सकते हैं फिर। बट ये हमें ना गूगल क्लासरूम में ही करेंगे आपकी रिकॉर्डिंग, अलग से नहीं होगी रिकॉर्डिंग। इसलिए ड्यूरिंग क्लास के टाइम है ना, आप लोग कोई भी बीच में बात ना करें। और लास्ट में जब मैं हटा देती हूँ ना, ये जैसा अब मैं कर रही हूँ, तो अब आप लोग आपस में बात कुछ भी पूछ सकते हो आराम से, क्योंकि फिर रिकॉर्डिंग में क्या आवाज आती है एक्चुअली। तो आज का ये टॉपिक था माइकोप्लाज्मा, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट। बस एक लास्ट टॉपिक है, कल हम पढ़ेंगे। तो कल वायरस पढ़ेंगे। वैसे बेसिक टॉपिक है, आप सब पढ़ के आ चुके हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। यूनिट फर्स्ट हो जाएगी कल हमारी कंप्लीट। फिर मैं ना यूनिट फर्स्ट के बाद टेस्ट लूंगी आपका एक दिन। आप लोग ना डेली के डेली लर्न करो।